हेलो एवरीवन, हमने अपनी पीछे वाली वीडियो में किया था सिद्धू घाटी सभ्यता को कहां से कहां तक थी। वो हमारी 2500 BC तक थी सिद्धू घाटी सभ्यता। उसका पतन हो गया था। उसके पतन के बाद हमारे इंडिया में एक नई संस्कृति आई जिसको नाम दिया गया वैदिक संस्कृति। आज हम अपने वीडियो में वैदिक संस्कृति को कवर करेंगे। ये हमारी कहां से कहां तक थी, कब से कब तक थी। ये हमारे 1500 BC टू 600 BC मानते हैं, यानी कि बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का समय किसका माना जाता है? वैदिक संस्कृति का माना जाता है। अब देखिए, हमारी जो सिद्धू घाटी सभ्यता है उसके पतन के बारे में हमें कुछ नहीं पता कि उसका पतन कैसे हुआ है। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं सिद्धू घाटी सभ्यता के पतन को लेकर। कोई जो इतिहासकार है वो मानते हैं कि उसका पतन बाढ़ के कारण हुआ था, कुछ भूकंप का कारण मानते हैं। तो हमने क्या लिया था कि सिद्धू घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ ना वो पारिस्थितिक असंतुलन के कारण हुआ है। बट वही कुछ जो इतिहासकार है उन्होंने ये भी अपना मत दिया था कि हो सकता है कि जो आर्य लोग हैं वो मध्य एशिया से आए हों, उन्होंने सिद्धू घाटी सभ्यता के जो लोग हैं उन पर आक्रमण किया हो और वो वहां पर आकर बस गए हो। उन्होंने भी ये मत दिया था। चलिए हम देखते हैं वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के अंदर हमारा टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसके अंदर हम बेसिकली पढ़ते हैं आर्य लोगों के बारे में। आर्य लोगों के बारे में अब सबसे पहले ये जो आर्य है ये हमारा अर धातु से मिलकर बना है। अर का मतलब क्या होता है? उत्पादन में श्रेष्ठ। अर का मतलब होता है उत्पादन में श्रेष्ठ। इनको उत्पादन में श्रेष्ठ क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्हें जो है कृषि करने की सबसे ज्यादा नॉलेज हो चुकी थी। कृषि को इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था, इसीलिए इन्हें अर्ध धातु से मिलकर बना दिया आर्य। अब क्वेश्चन आता है आर्य का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्य? आर्य का मतलब हम क्या सोचते हैं? ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास, विद्यावान, श्रेष्ठ, बुद्धिमान। क्या होता है? तो आर्य का मतलब सभी ज्यादातर जो बच्चे हैं वो क्या लगा के आते हैं? शक्तिशाली। बस शक्तिशाली जो है आर्य का मतलब नहीं होता। आर्य का मतलब होता है विद्वान और श्रेष्ठ। विद्वान और श्रेष्ठ जो लोग थे उन्हें बोला गया था आर्य। ठीक है। अब ये आर्य हमारे भारत में आए कहाँ से? तो माना जाता है कि ये मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। हिंदू कश पर्वत, मध्य एशिया से हिंदू कश जो पर्वत था उसको पार करते हुए, हिंदू कश पर्वत को पार करते हुए खैबर दर्रे से, याद रखना खैबर दर्रे से ये जो है भारत में आए थे। क्वेश्चन आ जाता है किस दर्रे से आर्य भारत आए थे? खैबर दर्रे से। कौन से पर्वत को पार करके आए थे? हिंदू कश पर्वत को। मध्य एशिया से आकर ये भारत में बस गए थे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में ये कहाँ पर आकर बसे थे? तो भारत में ये पंजाब में, हम लिखेंगे भारत में ये कहाँ आकर बसे थे? पंजाब के सिंध प्रांत, पंजाब के सिंध प्रांत में सप्त सिंधु नदी के किनारे। तो यहां से हमारे कई क्वेश्चन कवर हुए। सबसे पहले आर्य अर्ध धातु से बना है जिसका मतलब होता है उत्पादन में श्रेष्ठ। उनको उत्पादन में श्रेष्ठ क्यों बोला गया? क्योंकि उन्होंने कृषि को बढ़ावा दिया था, इसीलिए उन्हें उत्पादन में श्रेष्ठ बोला गया। आर्य का मतलब शक्तिशाली नहीं होता, आर्य का मतलब होता है विद्वान या श्रेष्ठ। आर्य भारत में कैसे आए? मध्य एशिया से हिंदू कश पर्वत को पार करते हुए खैबर दर्रे से वो भारत में उन्होंने प्रवेश किया। भारत में आकर वो पंजाब के सप्त सिंधु नदी के किनारे पर वो आकर बसे थे। उसके बाद हमारे पास आता है कि आर्य जो उनमें से कुछ आर्य तो भारत आ गए थे, कुछ जो है अफगानिस्तान में भी बसे थे। अब इनका जो मुख्य देवता है यहाँ पर वैदिक संस्कृति के टाइम पे ये भगवान की पूजा करने लगे थे। जैसे कि हड़प्पा में धार्मिक स्थलों का, देवताओं का कोई वर्णन नहीं है। वैसे ही आगे हमने पढ़ा था मोहनजोदड़ो में हमें शिव प्रतिमा मिली थी, विशाल स्नानागार मिला था। तो उससे हमने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि मोहनजोदड़ो के टाइम पे
मोहनजोदड़ो में धार्मिक पूजा वगैरह होती होगी, लेकिन वैदिक संस्कृति में क्या हो गया था, उनका प्रमुख देवता भी हमें पता है, वहां पर पूरे प्रॉपर तरीके से पूजा पाठ होती थी। अब हमारा क्वेश्चन है कि उनका जो मुख्य देवता कौन था, चलिए देखते हैं। चलिए, उनका जो आर्य लोग थे, उनका मुख्य देवता, वो अपना देवता किसे मानते थे, इंद्र भगवान को मानते थे। ठीक है, अब इंद्र भगवान को वर्षा और युद्ध का देवता माना जाता था। किसका? वर्षा और युद्ध का देवता माना जाता था इंद्र भगवान को। उसके बाद जो आर्य थे, उनका प्रमुख ग्रंथ क्या कौन सा था? उनका प्रमुख ग्रंथ था वेद। वेदों में जो है उनके बारे में, जो है वैदिक संस्कृति के बारे में, आर्य लोगों के बारे में हमें पता चलता है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे कितने वेद हैं? तो हमारे पास 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला और प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, ऋग्वेद। दूसरा हमारे पास आता है सामवेद। थर्ड है हमारे पास यजुर्वेद। और सबसे लास्ट हमारे पास है अथर्ववेद, अर्थवेद। कौन कौन से 4 हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। अब हमारा जो ये है ऋग्वेद है, इसके अंदर क्या होता था? इसके अंदर सबसे प्राचीन वाला वेद है ये। इसके अंदर सूक्तियां होती थी, श्लोक लिखे जाते थे, मंडल होते थे। जबकि जो सामवेद के अंदर जो भी कविताएं थी, उनको कैसे गायन के द्वारा, संगीत के द्वारा सुनाया जाता था। संगीत और गायन पद्धति थी इसके अंदर। फिर हमारे पास आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में किसका ज्ञान है मिलता है हमें? यज्ञ का, ज्योतिषी वगैरह का जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि कब क्या थे, वो हमें यजुर्वेद में मिलते हैं। और अथर्ववेद सबसे लास्ट, इसमें किसके बारे में पता चलता है हमें? जादू टोना, तंत्र मंत्र, इनके बारे में हमें पता चलता है अथर्ववेद में। देखिए, आर्यों का प्रमुख ग्रंथ वेद था। वेद हमारे पास 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, जिसके अंदर सूक्तियां, श्लोक और मंडल थे। सामवेद में संगीत या गायन पद्धति का यूज हुआ था। यजुर्वेद में यज्ञ और ज्योतिषी वगैरह के बारे में बात होती है। अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र की बात हुई है। अब ऋग्वेद में कुछ जो भी है, ऋग्वेद में कुछ मंत्र हैं, श्लोक दिए गए हैं, इंद्रदेव का कहाँ वर्णन है, ये एक कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, जो हमारे ऋग्वेद में टोटल मंत्र कितने हैं। ऋग्वेद में हमारे पास 10,462 10,462 हमारे पास क्या है? मंत्र है। 1028 हमारे पास श्लोक है, जिनमें से 250 जो है इंद्रदेव को समर्पित है और 200 जो है वो अग्निदेव को। उसके बाद जो ऋग्वेद है उसमें 10 मंडल है। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारा गायत्री मंत्र है वो कौन से मंडल से लिया गया है? गायत्री मंत्र हमारा है 3रे मंडल से लिया गया है। और ये किसको समर्पित है? ये स्वितुर देवता को समर्पित है, या किसको बोल देते हैं? विश्वामित्र को। अब ये जो वेद है, इनको मोस्टली जो लिखा था वो पुरुषों ने लिखा था, लेकिन कुछ महिलाएं हैं, प्रमुख महिलाएं, जिन्होंने वेदों को लिखने में अपनी सहायता दी थी। उन महिलाओं के नाम है, महिलाएं जिन्होंने वेद लिखने में सहायता की थी, क्या क्या नाम उनके? अपाला, विश्वतारा, लोपामुद्रा और घोषा। लोपामुद्रा और घोषा, ये हमारे पास ये 4 औरतें थी जिन्होंने वेद लिखने में हेल्प की थी। कौन कौन? अपाला, विश्वतारा, लोपामुद्रा और घोषा। इसके बाद हमारे पास आता है वैदिक संस्कृति को
किस जाति से आए हुए लोग थे ये जो आर्य आए थे वैदिक संस्कृति में, वो किस जाति से आए हुए थे और उसका क्या मतलब होता है। देखिए वैदिक संस्कृति के लोग जो हैं कौन सी जाति से आए थे, वो आए थे हमारे नाडिक जनजाति से, नाडिक जनजाति से, जिसका मतलब क्या होता है, नाडिक जनजाति का क्या मतलब होता है, ब्यूटीफुल और टॉलेस्ट, इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल और टॉलेस्ट। यानी कि अगर हम आर्यों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में आता है कि बहुत ही शक्तिशाली होंगे, बहुत लंबे होंगे, तो उसी से नाडिक जनजाति से आए थे, जिसका मीनिंग क्या था, सुंदर और लंबे, ब्यूटीफुल एंड टॉलेस्ट पर्सन आर नोन एज, हमें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है आर्य। अब जो ये हमारा वैदिक संस्कृति थी, इसके जो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो था हमारा ऋग्वेद काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हड़प्पा के टाइम पे जो लोग थे उन्हें घोड़ों के बारे में और लोहे के बारे में कुछ नहीं पता। सिंधु सभ्यता के लोगों को क्या बोला जाता था, कांस्ययुगीन सभ्यता, ठीक है। लेकिन वैदिक संस्कृति के टाइम पे जो लोग थे उन्हें लोहे के बारे में ज्ञान होने लगा था, घोड़े वगैरह का, तलवार का ज्ञान हो गया था। जहां से ये काल कैसे पता चलते हैं, जहां से परिवर्तन आना शुरू कर देता है, हो जाता है, वहां पर क्या होता है, नया काल बना देते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ऋग्वेद काल तक उन लोगों को लोहे के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। जब उन्हें 900 ईसा पूर्व किसका ज्ञान होता चला गया, लोहे का ज्ञान होता चला गया, तो उसका नाम क्या रख दिया, उत्तर वैदिक काल, जिसको कि और किस नाम से जाना जाता है, कलयुग। कलयुग को अगर हम ऐसे एग्जांपल से बताएं कि कलयुग होता क्या है, तो हम कहेंगे कि ऐसी जहां पर बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाए उसको बोलते हैं कलयुग। बट कलयुग का लिटरली मीनिंग क्या होता है, कल का मतलब होता है लोहा, युग, यानी कि लोहे का युग आ गया था, जिसको बोला गया उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को क्या बोला जाता है, उत्तर वैदिक काल को बोला जाता है कलयुग। कल का मतलब होता है लोहा, तो इसको लोहे का युग माना जाता है, क्योंकि इससे पहले लोहे के बारे में किसी को नहीं पता था, सभी तांबे का, कांसे का यूज करते थे। अब लोहे का ज्ञान हो गया, तो इस वाले जो काल को क्या बोल दिया गया, लोहे का काल। अब देखते हैं ऋग्वेद काल में और उत्तर वैदिक काल में क्या डिफरेंस थे कि उन दोनों काल को अलग अलग किया गया। चलिए, हमारा जो वैदिक काल था उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का टाइम जो है उसको माना जाता है ऋग्वेद काल, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का समय जो है उसको माना जाता है उत्तर वैदिक काल। अब हम देखते हैं कि इन दोनों काल में क्या डिफरेंस है, जिसकी वजह से इनको अलग अलग किया गया। जो ऋग्वेद काल के लोग थे वो कबीलाई जीवन व्यतीत करते थे। कबीलाई मतलब क्या है कि आज यहाँ रह रहे हैं, थोड़े दिन रुके, उसके बाद कहीं और चले गए। तो ऋग्वेद काल के जो लोग थे वो कबीलाई जीवन जीते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल के जो लोगों में स्थायीपन आ गया था, स्थायी जीवन जीते थे। यानी ये इस टाइम पे क्या करने लगे थे, अपने घर वगैरह बनाने लगे थे उत्तर वैदिक काल में। इनका जो मुख्य व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय क्या होता है कि जिससे वो अपना काम चलाते थे, तो इनका था पशुपालन। ये पशुपालन को ज्यादा महत्व देते थे। और जो उत्तर वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि। ये अब स्थायी जीवन जीने लगे थे, तो इनके पास अपनी जमीन होगी तो उस पर कृषि करने लगे। जबकि इनका कबीलाई जीवन था, तो ये पशुओं को तो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, अब धरती को तो नहीं ले जा सकते। तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन था। अब इनका धन, ये जिसको अपना प्रमुख धन मानते थे, वो किसको मानते थे, गाय को। और इनके लिए धन क्या था, उनकी भूमि। वो पशुपालन पर डिपेंड थे, तो पशुओं को ही अपना धन मानेंगे, इसलिए उन्होंने गाय जो पशु है उसको अपना धन माना। इनका जीवन कृषि पर, व्यवसाय कृषि पर निर्भर था, तो इन्होंने अपना प्रमुख धन भूमि को माना। अब इनका युद्ध का कारण क्या था, इनके बीच में जो युद्ध होता था उसका कारण क्या था। अब देखो, जो धन होता है, धन के कारण ही लड़ाई होती है, तो इनके युद्ध का कारण भी क्या था, इनका धन। और इनका धन क्या था, गाय। और इनका युद्ध का कारण क्या था, जब इनके पास प्रमुख धन भूमि है, तो युद्ध का कारण भी क्या होगा, भूमि। अब
भूमि के बाद क्या है, इस टाइम पे जो इनका प्रिय पशु होता था वो होता था घोड़ा। इनका प्रिय पशु था ऋग्वेद काल में घोड़ा, और उनका कौन सा था, बैल। उत्तर वैदिक काल में बैल था प्रमुख पशु, और ऋग्वेद काल में कौन सा था, घोड़ा। उसके बाद यहाँ पर क्या बर्तन, उसके बाद हम देखते हैं कि ऋग्वेद काल में और उत्तर वैदिक काल में जो बर्तन यूज होते थे वो बर्तन किसके बने होते थे। ऋग्वेद काल में जो बर्तन बने होते थे वे बने होते थे गेरुवर्णी चित्रित, गेरुवर्णी चित्रित मृद भांड। यानी कि गेरू कलर से चित्र बना दिया जाता था, जैसे मिट्टी से बनाते, वो गेरू कलर कैसा होता है, रेडिश होता है, उससे क्या कर देते थे, उस पर पेंटिंग बना देते थे, चित्र बना देते थे। तो ऋग्वेद काल में गेरू वर्णी चित्रित मृद भांड थे, और जबकि इसमें जो बर्तन थे वो दूसर चित्रित थे। दूसर भी कुछ कुछ वैसा ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है कलर में, दूसर चित्रित होते थे। इसके बाद जो है ऋग्वेद काल को सबसे अच्छा काल माना जाता था। यहाँ पर महिलाओं की बहुत अच्छी दशा थी, उनको हर यज्ञ और हवन में शामिल किया जाता था। बट उत्तर वैदिक काल बिल्कुल ऋग्वेद काल का अपोजिट था। यहाँ महिलाओं की दशा इतनी अच्छी नहीं थी, उन्हें किसी भी काम में पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाता था। इसी काल में ऋग्वेद काल में नारी को क्या कहना शुरू कर दिया गया था, अर्धांगिनी। इससे पहले अर्धांगिनी कहना इस काल में शुरू किया गया था। क्वेश्चन आ सकता है कि पत्नी को अर्धांगिनी कहना किस काल में शुरू किया गया था, ऋग्वेद काल में शुरू किया गया था। इसमें बुराई क्या थी, इसमें बहुविवाह बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी। इसमें बहुविवाह यानी बहुत सारे विवाह कर सकते थे, बहुत सारी पत्नियां रख सकते थे, तो इस वाले की कमी थी, उत्तर वैदिक काल की कमियां थी। इसमें ऋग्वेद काल में सिर्फ एक कमी थी, एकमात्र कमी क्या थी इसकी, नियोग प्रथा। एकमात्र कमी थी इसकी नियोग प्रथा। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि ऋग्वेद काल वैसे तो अच्छा काल था, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही कमी थी। वो कमी क्या थी, वो थी नियोग प्रथा। ठीक है, उसके बाद इसमें कन्यावध बाल विवाह जैसी कोई भी प्रथा नहीं थी, बट इसमें उत्तर वैदिक काल में थी। उत्तर वैदिक काल में समाज को 4 भागों में बांट दिया था। देखिए, अब जो उत्तर वैदिक काल में समाज को 4 वर्णों में 4 भागों में बांट दिया था। सबसे पहला था ब्राह्मण, सेकंड था क्षत्रिय, थर्ड है हमारे पास वैश्य या व्यापारी, फोर्थ है शूद्र। यानी समाज को जो भी उनके पास समाज था उनको 4 भागों में बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, व्यापारी, शूद्र। अब जो जिस वर्ण से था वो उसी का काम करेगा, कोई एक दूसरे का काम नहीं कर सकता। अब जैसे कोई ब्राह्मण है तो वो पुरोहित का, लेखा जोखा जो भी रखते हैं, पढ़ाने का यही काम करेगा। क्षत्रिय जो है वो योद्धा बनेंगे, व्यापारी व्यापार करेंगे, शूद्र जो थे वो मजदूरी करेंगे। ऐसे समाज को उन्होंने डिवाइड कर दिया था। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते थे, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। ऋग्वेद काल में जो राजा का पद था ना वो प्रजातांत्रिक था, उसका चुनाव होता था। कौन करता था चुनाव, सभा और समिति। जबकि उत्तर वैदिक काल में जो था वो वंशानुगत था, वंशानुगत था। इसमें अगर कोई राजा है फिर उसका बेटा राजा बनेगा, ऐसे था उत्तर वैदिक काल में। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है लोहे का आविष्कार। लोहे का आविष्कार 900 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ, अतरंजी खेड़ा यूपी में। जो सबसे बड़ा बदलाव देखा गया ऋग्वेद काल से उत्तर वैदिक काल में वो क्या था, लोहे का यूज करने लगे थे वहां के लोग 900 ईसा पूर्व में। मेनली अतरंजी खेड़ा यूपी भारत में इसकी आविष्कार किया गया था लोहे का। वैदिक संस्कृति में हमारा इतना ही था, यहीं से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं इम्पोर्टेंट। इसके बाद हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।